जब वो बिजनेस 30,000 से 3,000 हुआ तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया था, मतलब नर्वस हो गया यार। वो 30,000 को क्या 30 लाख पे ले जा सकता है? वो ऐसा क्या कर रहे थे जो 30,000 का बिजनेस होता था? तो हमारी जर्नी नवीन रेडियो सर्विस, नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी नवीनमार्ट.com सबसे बेस्ट फीडबैक। हम नवीन मार्ट के साथ साथ नवीन परिवार बिल्ड कर। आर यू गेटिंग मी? मतलब 2,93,000 इज अ बिग अमाउंट बाय करना। तब मुझे लगा यार अपन कोई अमिताभ बच्चन थोड़ी है, साला हमसे क्यों बाय करेगा 3 लाख का टीवी। हमें सूरत में लोग जानते हैं लेकिन बेंगलोर में थोड़ी जानता है कोई मुझे। नमस्कार, हेलो एंटरप्रेन्योर्स की पॉडकास्ट सीरीज मनी मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पॉडकास्ट सीरीज में हम आप से ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो पैसे को समझते हैं, पैसा क्या होता है, पैसा कैसे बढ़ता है। लेकिन एक समय उनकी लाइफ में ऐसा आता है कि पैसा उनके लिए एक सिर्फ टूल होता है, वो और कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जिनका नाम है अनिल जी जेतवानी। अनिल जी का नाम इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बेचने में, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के बिजनेस में बहुत बड़ा नाम है और उनके बहुत से ऐसे ऐसे अनुभव हैं जो, और उनका जो जीवन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और उनके पास बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे जैसे पॉडकास्ट सीरीज मैंने आपको कहा कि मनी मैटर्स हमारा नाम है इस सीरीज का। तो सबसे पहले सर, आपको पता चला कि भाई पैसा बहुत लाइफ में इम्पोर्टेंट है, ऐसा कोई मोमेंट था कि जिस टाइम पे आपको लगा कि भाई पैसे तो कमाने पड़ेंगे? देखिए, मेरे मेंटोर है वो बहुत बढ़िया स्टेटमेंट देते हैं कि पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान का छोटा भाई जरूर है। अच्छा, पैसा भगवान तो नहीं लेकिन भगवान का छोटा भाई जरूर है जी। तो देखिए, पैसे की अगर मैं बात करूं तो समझ, क्योंकि हम बाय कास्ट ही सिंधी है, बिजनेस बिलोंग्स करते हैं, तो और एक वास्ट स्ट्रगल से आए हैं, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। तो पैसे की अहमियत, पैसे का मतलब, पैसे की साइकोलॉजी जिसको कह सकते हैं, बुक्स तो बाद में लिखी गई होगी बट हमारे तो पहले से ही। तो आप सिंध से ही आए थे क्या, सूरत? जी बिल्कुल। हमारे दादा जो है वो पार्टीशन के कुछ साल बाद आए थे। तो जब हम दादा के साथ बैठते थे तो दादा हमको बताते थे कि जो सिंध में हमारा मकान था जहां हम रहते थे वो एक हवेली थी। अच्छा, मतलब हमारे जो 4 फादर्स थे वो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक रजवाड़ा टाइप की जिंदगी जीते थे। कौन सा शहर था? सिंध का सखर शहर था। सखर। अच्छा। सखर जो सिंध का एक बहुत ही प्रोमिनेंट और बिजनेस हब है, सिंध प्रोविंस का। कहाँ आता है वो? कराची ये कराची से बहुत नजदीक आता है। अच्छा। और बिजनेस हब है मैन, जैसे हमारा सूरत है, मुंबई सूरत है, वैसे कराची और सखर जो है वो वैसे वेल कनेक्टेड सिटीज है। अच्छा। और वहाँ हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस था। अच्छा। दादा बहुत वेल स्टेब्लिश्ड, बहुत नामचीन सखर के अंदर हमारा बिजनेस था और हमको रातों रात बिजनेस छोड़ना पड़ा था बिकॉज रिलीजियस हम अपने सनातन को नहीं खोना चाहते थे। अपनी जो पहचान है उस पहचान को हमने बचाए रखना था। तो जब हिंदुस्तान आए थे तो दादी क्या लेके आए थे, कुछ बताते थे? दादी के पास एक चीज बची थी और वो उनका मंगलसूत्र था। अच्छा। और जब वो शिप से उतरे थे मुंबई पोर्ट पे, तो अब वहां से कहीं जाना हो तो जो पैसे नहीं थे उस वक्त, तो दादी ने अपना मंगलसूत्र बेचा था। और उसके बाद फिर हमें उल्लासनगर, और उल्लासनगर से सूरत आए थे हम। अच्छा, उल्लासनगर रहे थे, दादा रहे थे। अच्छा। जी, मेरा बॉर्न यहीं हुआ। अच्छा, बट दादा वहाँ रहे। फिर सूरत आके से एस्टेब्लिश हुए आप? पढ़ाई यहाँ सूरत ही किया आपने? जी, दादा सूरत आए पहले। मेरे पापा उस वक्त तो बहुत छोटी उम्र थी, हार्डली 7-8 साल की उम्र थी उनकी। और यहाँ उन्होंने फिर अपनी स्टडीज की। उसके बाद हम, मतलब मैं और मेरे ब्रदर, तो यहाँ मेरा जन्म भी यहीं हुआ है और यहीं पढ़ा, यहीं पला। मुझे बड़ा फक्र होता है, गर्व होता है जब ये सुनते हैं कि तापी मैया कि इस शहर में, जो तापी के किनारे बसे हुए ये शहर है, जो सूरत जिसका नाम है,
और यहाँ जो भी आता है, जैसे जिस भी प्रांत से आया, जिस भी देश से आया, वो तापी मैया या सूरत शहर उसको अपना लेता है। तो हमें भी, हमारे पुरखों को भी उन्होंने अपनाया और इस शहर में हम पले बड़े और इस शहर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी कोई कनेक्शन है वहाँ सिंध से? हमारे कुछ रिलेटिव रहते हैं, हमारे स्पिरिचुअल गुरु वहाँ रहते हैं। अच्छा। सिंध रहते हैं, स्पिरिचुअल गुरु है हमारे। अच्छा। वो उनका बहुत बड़ा स्थान है वहाँ पे। हमारी डैडी की बुआ रहती है, बट एज सच अभी तो बिकॉज ऑफ ये सब बंद है तो कोई ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी नहीं, लेकिन हाँ वो पहचान अभी भी सिंध से है हमारी। जी। तो बचपन में ऐसा कोई स्ट्रगल देखा क्या? अभी आप इतने सारे शोरूम्स चलाते हैं और बहुत बड़ा काम है आपका, तो बचपन में कोई स्ट्रगल देखी आने के बाद? देखिए, स्ट्रगल की मैं बात करूं तो सर, हम जो घर में मैं पैदा हुआ था ना, वो रेफ्यूजी कैंप की एक छोटी सी कोठी थी। अच्छा। मकान, मतलब छोटा सा मकान था रेफ्यूजी कैंप का। अच्छा। पतरे का मकान होता था। मैं उस घर में पला बड़ा हूँ। और पापा छोटा सा एक रेडियो की दुकान, नवीन रेडियो सर्विस नाम की दुकान थी ओलपाड़ में। और मेरी मदर हाउसवाइफ थी। मतलब सूरत से दूर गांव है 14 किलोमीटर दूर। जी जी जी। वहां अच्छा। से हमारी जो नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव जो पड़ी थी, अच्छा, तो वहां से पड़ी थी। और हम 25 पैसे, तब बहुत छोटे छोटे सिक्के चलते थे, तो 25 पैसे का खर्चा, मतलब खर्ची मिलती थी हमको, पॉकेट मनी जिसको कहते हैं। तो 25 पैसे जब खत्म हो जाते थे, ज्यादा पैसे चाहिए होते थे, तो दादा की मार भी खानी पड़ती थी। या वो उस वक्त से ही हमने देखी वो लाइफ। बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हम लोग आए हैं। छोटी दुकान थी, बहुत ज्यादा इनकम नहीं होती थी, और घर का किराया देना पड़ता था क्योंकि वो हमारा खुद का नहीं था। तो किराए के घर में रहते थे, किराया भी भरना होता था, घर का काम, मतलब सब कुछ चलाना पड़ता था। तो वो हम्बल बिगिनिंग से हम लोग ऊपर आए हैं सर। लाइफ में ऐसा आया कि पैसे के बिना ऐसा आपको लगा यार अब ये तो क्या लाइफ है हमारी, ऐसा कुछ उस टाइम पे, जब बचपन की बात करूँ तो? देखिए, उस वक्त क्या था, पैसा इसलिए बहुत जरूरी था क्योंकि आपके पास कुछ था ही नहीं। मतलब आपके लिए सब कुछ, जो कुछ था वो पैसा ही था। क्योंकि अगर आपको, जैसे मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की, तो मुझे अपने आप को भी कहीं ना कहीं प्रूव करना था। तो कोई भी कैपिटल तो चाहिए। पापा की एक छोटी सी दुकान थी, पापा वो अपना दुकान चलाते थे। बट क्या हुआ, जैसे पापा वहां से शिफ्ट हुए दूसरी जगह, दूसरा दुकान चलाने के लिए, तो जैसे मैंने अपना हैंड ओवर उनसे लिया, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, दुकान पे बैठना, तो मेरा बिजनेस बिल्कुल शट डाउन, छोटा हो गया। मतलब अगर 30,000 का बिजनेस महीने का होता था तो 3,000 पे आ गया, मतलब डी ग्रोथ हो गया। अच्छा। क्यों? कि कस्टमर का जो एक्सेप्टेंस होता है, और हमें वो बिजनेस की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो वो ना होने के कारण सडनली बैठे और बिजनेस कम हुआ, तब पता चलता है कि कितना बिजनेस करना या पैसे कमाना कितना टफ होता है। मतलब रेडियो की दुकान, रेडियो की शुरुआत किया दुकान आपने? जी 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 जी, रेडियो की दुकान से। मतलब कितनी दुकान थी? छोटी लकड़े की केबिन थी साहब, ऊपर पतरे थे। और आप समझ लो 12 बाय 12 की छोटी सी दुकानें होती है, 10 बाय 12 की, ऐसी छोटी की दुकान थी, लकड़े की केबिन थी और ऊपर पतरा। अगर ये वाली गर्मी 44 डिग्री 42 डिग्री पे पूरा पसीना पसीना हो जाते थे दिन में। पंखा तो गर्म हवा फेंकता था। तो रेडियो बेचते थे? रेडियो रिपेयर भी करते थे, रिपेयर भी करते थे? जी जी, रिपेयर भी थे। हाँ जी हाँ। कितने रुपए में आते थे रेडियो उस टाइम? तब रेडियो का मैं कहूँ तो हार्डली 150 रुपए से 200 रुपए से रेडियो स्टार्ट होता था। कौन से साल की बात है? मैं ये बात कर रहा हूँ 86 से 87 की। अच्छा। हाँ, मतलब 250 रुपए में तो बहुत बढ़िया रेडियो आ जाता था। अच्छा। और फिलिप्स का होता था तो 500 रुपए के करीब होता था, क्योंकि वो ब्रांडेड होता था। वो बड़े बड़े जो आते थे, वो मेरे पापा वाल वाले रेडियो रिपेयर करते थे। अच्छा। हम जब मैं बिजनेस में आया तब तक ट्रांजिस्टर आ चुके थे। अच्छा। बट माय फादर यूज्ड टू रिपेयर दैट वाल वाला रेडियो। हाँ, वहां से स्टार्ट किया था। अच्छा। तो फिर मतलब ये जो छोटी सी दुकान से बड़ी सी दुकान करने का क्या, कब आइडिया आया, या कब आपको लगा कि हाँ अब मैं बड़ी कर लूँ? देखिए, जब बिजनेस, आपको लाइफ में कोई ऐसी चैलेंज आती है, जब आपको इम्पोर्टेंस पता चलता है, तो जब वो बिजनेस 30,000 से 3,000 हुआ तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया था। मतलब नर्वस हो गया, यार ये कैसे करूंगा। मतलब मेरे फादर तो अच्छा था, 30,000 का तो फिर भी बिजनेस कर रहे थे। मैं 3,000 पे लेके आया उस बिजनेस को। तो मैं तो यंग हूँ, उनसे कुछ थोड़ा एक आध
स्टेप ज्यादा पढ़ा हूँ, तो क्या हो गया ऐसा, ऐसी तो कौन सी चीज थी। तो जो बिजनेस सेंस होता है, बिजनेस की जो नॉलेज होती है, जो समझ होती है, वो शायद एक्सपीरियंस जो था वो कम था। अच्छा। तो मैं जब मेरी मम्मी, क्योंकि मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन मेरी मॉम थी, वो बहुत ही मोटिवेट करती थी मुझे, उनका, क्योंकि वो स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास बहुत अच्छा था। तो मुझे उन्होंने बैठ के एक दिन पूछा कि भाई क्या हुआ, तू क्यों नर्वस है। तो मैंने कहा देखो पापा बैठते थे तो ये बिजनेस करीब करीब 30,000 का महीने का होता था और मैं 3,000 रुपये ले आया हूँ। तो उन्होंने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब शी वॉज वेरी उनको ऐसा लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, दिस कॉल्ड बिजनेस, इसी को तो धंधा बोलते हैं। धंधे का नाम ही ये होता है कि अप्स एंड डाउन। तो अगर ये डाउन हुआ है, इसका सोचो कि इसको हम अप कैसे ले जा सकते हैं। वो 30,000 को क्या 30 लाख पे ले जा सकता है। उन्होंने मुझे एक एंगल दिया सोचने का कि अगर मेरे फादर 30,000 का बिजनेस कर रहे थे तो क्या मैं 30 लाख का कर सकता हूँ कि नहीं। वो ऐसा क्या कर रहे थे जो 30,000 का बिजनेस होता था, वो ऐसी कौन सी प्रैक्टिस कर रहे थे, वो कौन सा ऐसा उनके अंदर इंग्रेडिएंट था कि कस्टमर उनसे प्रोडक्ट बाय कर रहा था, ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी उनके अंदर, क्या उनका बिजनेस सेंस था कि जिसकी वजह से वो 30,000 का बिजनेस कर रहे थे। तब मैंने उनको ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने वो रिकॉल किया कि जब मैं पापा के साथ बैठता था, मेरे पापा एथिकली बहुत स्ट्रांग थे। वो एथिक्स प्रिंसिपल्स को, मतलब गुजराती में कहते हैं ना नीतिमत्ता प्रामाणिकता, उनके अंदर वो भरी पड़ी हुई थी। तो वो एक क्वालिटीज थी उनके अंदर कि कस्टमर को वो नेचुरल था, मतलब वो आर्टिफिशियल नहीं होता। एक आदमी आर्टिफिशियली अपने आप को दिखाता है और एक कहता है नेचुरल निकलता है उसके अंदर। तो मेरे फादर में ना वो नेचुरल क्वालिटीज थी। जो कोई एग्जांपल से इसको समझा सकते हैं क्या, कोई आपने देखा हो, आपको ऑब्जर्व किया हो आपने। 8वीं 9वीं क्लास पढ़ता था मैं, ओलपाड़ में ही पढ़ता था, जहाँ हमारी दुकान थी ना वेसूरा, हमारे घर से वहां पढ़ने जाता था। तो मैं देखा था एक इंसान, एक कस्टमर मेरे पापा के पास रेडियो रिपेयर कराने के लिए ले आया। पापा रिपेयरिंग करते थे। तो सुबह का टाइम था, करीब 11:30 बजे के करीब मैं बैठा था। तो देखा तो उसने बोला कि ये मेरा रेडियो ठीक से काम नहीं कर रहा, रिपेयर कराना है। तो पापा ने देखा थोड़ा काम ज़्यादा था, उन्होंने कहा देखो भाई इसमें ना 75 रुपीज़ का एस्टिमेट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है इस रेडियो में, और फिलिप्स का रेडियो है तो वैसे ही 500 550 का रेडियो है, खर्चा ज़्यादा हो सकता है इसमें। पापा को ऐसा लगा इतना बड़ा खर्चा देख के शायद ये मना कर देगा, मेरे पास काम ज़्यादा है। तो उसने बोला ठीक है कर दो, आप रिपेयर कर दो, वहाँ ठीक है रख दे, मैं शाम को ले जाना। तो शाम को करीब 6:30 बजे थे वो बंदा आया और पापा को बोला, पापा ने बोला ठीक हो गया। उसने चेक किया, हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि रेडियो कुछ ही टाइम चलता था, सुबह और शाम को ही रेडियो के स्टेशन चलते थे। तो शाम को रेडियो चेक किया, वो बराबर है ठीक है। तो वो पैसे निकाले और पूछा कितना हुआ, तो पापा ने बोला 35 रुपए। तो मैं सोच रहा था कि शायद मेरे पापा की मैथमेटिक्स कुछ गड़बड़ा गई है आज, गणित में कुछ भूल हो गई। 75 तो दे रहा होगा वो, कंफर्म उसने कन्विंस था 75 देने के लिए भी वो तो, लेकिन पापा ने बोला नहीं 35। तो 35 देके वो तो खुश हो गया। जब मैंने उसके चेहरे पे, कस्टमर के चेहरे पे देखा, सर वो कस्टमर बहुत हैप्पी था। मैंने देखा कि वो खुशी थी ना, जो वो रेडी था 75 देने के लिए। चाहते तो मेरे फादर 75 ले भी लेते, लेकिन उन्होंने 35 ही लिया। तब जब कस्टमर गया, मैंने पूछा कि पापा ये आपने 75 बोला था। बोले बेटा 35 में भी अपने को ना 5-10 रुपए मिले हैं, अपनी मजूरी मिली है 10 रुपए, और ये एथिकली प्रिंसिपली इतना ही होना चाहिए जितना हमारा उसमें बाकी की चीजें हुई। तो वो जो चीजें थी मेरे फादर के अंदर, और उस वजह से जो कस्टमर का कॉन्फिडेंस, क्योंकि सर जैसे कहते हैं ट्रस्ट है ना, वो अर्न करना पड़ता है ना। ठीक है, वो कहीं लेबल तो है नहीं, जाके लेबल लगा दिया कहीं मिला मार्केट से लेके आए, वो मिल नहीं सकता। वी हैव टू अर्न इट ना, कमाना पड़ता है। तो वो कमाया मेरे फादर ने ट्रस्ट। तो जो इंसिडेंट मैंने देखे उनके अंदर, जो क्वालिटीज थी, वो कस्टमर को कभी भी गलत तरीके से पैसे नहीं लेते थे, जो जेन्युइन होता था। भले कस्टमर रेडी था, उन्होंने 35 रुपया लिया, 35 में भी 10 तो कमाया ही, उन्होंने भी सेवा तो की नहीं, अपना भाई बिजनेसमैन है तो 10 तो कमाया, लेकिन कस्टमर से उन्होंने 45 भी नहीं लिया और 75 भी नहीं लिए, 35 ही लिए। सो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल प्रिंसिपल्स, जो कह सकते हैं एथिक्स प्रिंसिपल वो फॉलो करते थे, वो हम उनसे सीखे, है ना। IIM अहमदाबाद में गया मैं, दुनिया भर के केस स्टडीज मैंने पढ़ लिए, लेकिन एथिक्स प्रिंसिपल का जो केस जब आता था तो मेरे पापा ही नजर आते थे मेरे को,
अच्छा। कि भाई वो तो हमारे ब्लड में टॉप टू बॉटम, हमको वहाँ सिखाया गया भाई टॉप टू बॉटम होता है, कोई भी मैनेजमेंट के अंदर कोई भी अप्रोच होता है टॉप टू बॉटम, तो हमारे मैनेजमेंट में तो टॉप से ही इतना सब कुछ भरा पड़ा है। तो मतलब स्केल अप किया आपने बिजनेस, तो उस टाइम से शुरू किया, मतलब जो आपने बताया मदर का इंसिडेंट, फादर का इंसिडेंट, तो फिर आगे किस तरह से प्लान किया जैसे आपने? जैसे हमने वो, मेरी मदर ने मुझे पूछा और हमने स्टार्ट किया, मैंने देखा मेरे फादर कस्टमर को कैसे ग्रीट कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे वो बिजनेस को समझते थे कस्टमर। सो ऐसे धीरे धीरे करके मैं 30,000 से 3 लाख रुपए के ऊपर बिजनेस ले आया था। बट कहते हैं ना, कोई भी इंसिडेंट बनता है ब्लेसिंग्स एंड डिस्गाइज होता है। ओलपाड की जो दुकान थी हमारी, वो एक लकड़ी की दुकान थी और रोड टच थी, तो वहाँ रोड मार्जिन में वो हमारी दुकान पूरी की पूरी गई। अब क्या करे, तब तो ऐसा था, लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर देख के बोलते भैया कुछ बड़ा ही सोचा है तूने। तो उस वक्त उसने बड़ा सोचा था हमारे लिए कि भैया अगर हम उलपाड़ बैठे होते तो शायद आज उतनी लकड़ी की दुकान होती जो आज पैन इंडिया में navinmart.com की वजह से हम हिंदुस्तान में पहुंचे। उसके बाद हमने, पापा ने सिटी में एक शॉप खोली नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, जो रेडियो से अब थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स समय के हिसाब से बदलाव था। नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खुलती गई। हमारा एलपी सामानी स्टोर 2010 में सबसे बड़ा स्टोर हमारा हुआ। उस स्टोर ने हमें एक्चुअल सूरत में लोगों को, मतलब लोग हमें पहचानने लगे। तब तक तो क्या थे हम, बट प्रेजेंस नहीं थी हमारी, तो वो एलपी सामानी स्टोर ने हमें लोगों तक पहचान बनाने में बहुत हेल्प की। तो कितना स्केल हुआ, मतलब आप वो जो बोले 3,000 था, कितना? 3,000 से अभी आपका टर्नओवर कितने लेवल तक पहुंचा है आपने? देखिए, वैसे तो 30 करोड़ तक हम अभी पहुंचे हैं। अच्छा। और 300 करोड़ का हमारा टारगेट है। यानी आप मतलब जो छोटी सी दुकान से बहुत सारे शोरूम्स शुरू किए, मतलब एक खाली एथिक्स से ही बिजनेस होता है ऐसा तो नहीं सर, इसमें क्या होता है, सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हाँ, देखिए, एथिक्स प्रिंसिपल्स तो ये आपके फंडामेंटल होने चाहिए। ठीक है, मनी के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, है ना। माँ लक्ष्मी जी बड़ी चंचल है, उसको संभालने के लिए भी बहुत सारी, वही मैं पूछना चाह रहा तो ये सारी चीजें तो देखिए वो आपके फंडामेंटल। लेकिन इसके साथ साथ ना, पापा हमें बहुत सिखाते थे कि ये साथ साथ आपको ना अपना नेटवर्क भी बड़ा करना है, आपको कनेक्टिविटी बड़ा करनी है। देखो, आपके मोबाइल में 10,000 कॉन्टेक्ट है ना, ये 10,000 से 20,000 कॉन्टेक्ट भी होंगे, कोई मतलब नहीं है। आपसे कनेक्टेड कितने लोगों से है, आपकी कनेक्टिविटी लोगों से कनेक्ट कितने हैं आप, तो कनेक्ट सिखाया था। उस कनेक्ट ने हमको बहुत बड़ी हेल्प की, जो आज के अगर मॉडर्न जमाने में कहें तो उसको नेटवर्क कहते हैं। आज का जो मॉडर्न लाइफ है या मॉडर्न मैनेजमेंट, उसको नेटवर्क बताता है कि भैया अपना नेटवर्क जितना बढ़ाओगे, तो नेटवर्क बढ़ाने का उस टाइम में जरिया क्या था, तो एक हमारे ओलपाड़ के पास में सिद्धनाथ महादेव का मंदिर है, बहुत फेमस है। वहां हर साल मेला लगता है ना। मेले में पूरे आसपास के गांव के लोग आते हैं। और हमारे पापा नवीन भाई को बोलते थे, नाम उनका चंद्रकांत था, लेकिन सब लोग नवीन भाई बोलते थे। बाय द वे, हमारे घर में दूर दूर तक ऊपर नीचे लाइफ रेट किसी का नाम नवीन नहीं है। अच्छा। नवीन मीन्स ऑलवेज समथिंग न्यू। तो नवीन भाई वहां बैठते थे मंदिर के बाहर, जो गांव के आसपास के लोग आते थे नवीन भाई को मिलते थे। अच्छा। नवीन भाई उनसे चाय पिए, बातें करे, उनका ना कनेक्ट बनता था, और वो कनेक्ट उनको स्केल करने में, उनको बड़ा करने में बहुत हेल्प करता था। तो ये कनेक्ट पापा ने हमको सिखाया, और हमने मॉडर्न जैसे जैसे टाइम बढ़ा, अब हम नेटवर्क बनाने लग गए। नेटवर्क बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिजनेस को स्केल करने में। आप कौन से मंदिर पे गए थे? सिद्धनाथ के बाद आपने सूरत का कोई मंदिर देखा क्या? नहीं सर, देखिए तो मतलब ऐसी कौन सी, मतलब जो आप नेटवर्किंग की बात की, तो क्या प्रिंसिपल है, मतलब किस तरह से करना चाहिए, या आपने कैसे किया था? देखिए, नेटवर्क ना वो एक आर्ट है ना। आप किसी से कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। अभी हम आए तो हमने कनेक्ट कैसे बिठाया, आपसे पहली बार कभी मिले थे, आज वो कनेक्ट किस लेवल का बॉन्ड बन जाता है। जी। ठीक है ना। तो वो सिर्फ एक ट्रांजेक्शनल नहीं रहता है जी। मतलब मेरी लैंग्वेज में अगर मैं किसी से कनेक्ट बिठाता हूं, तो वो सिर्फ ट्रांजेक्शनल तक लिमिट नहीं होता है। देखिए, ट्रांजेक्शन लेन देन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, लेन देन से एक स्टेप आगे जाना चाहिए। चलो, लेन देन किसी रीजन से कट हुआ,
या नहीं हुआ आगे, लेकिन वो जो कनेक्ट है वो लाइफ टाइम रहना चाहिए। तो मेरी डेफिनेशन में कनेक्ट ये होता है, वो सिर्फ लेन देन तक का सीमित नहीं होना चाहिए। किसी से अगर आप कनेक्ट बना रहे हैं तो बियॉन्ड दैट होना चाहिए, है ना। तो वो कनेक्ट बिठाने की हमारे मैंने वो सीखा, ये आई हैव टू लर्न, मतलब मुझे लगा था कि मुझे सीखना चाहिए और मैं वो सीखा था कि कनेक्ट ऐसा बनाओ कि जो लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो उसके कोई प्रिंसिपल्स होते हैं कनेक्ट और लॉन्ग टर्म तक बनाए रखने के? देखिए, सबसे पहले तो आपके अंदर की आप नेचुरल होने चाहिए, प्योर होने चाहिए। किसी से भी कनेक्टिविटी तभी बनती है, अगर आपके अंदर एक भी % सेल्फिशनेस आ गया तो वो कनेक्टिविटी नहीं रहती। तो पहला प्रिंसिपल तो मेरी लैंग्वेज में ये है कि सेल्फिशनेस नहीं आना चाहिए कनेक्टिविटी के अंदर। बिजनेस दे नहीं दे, दोस्ती रहनी चाहिए। सर देखो, बिजनेस मिलता कब है? बिजनेस मेरी डेफिनेशन में मिलता तब है जब आपके कनेक्ट के अंदर वो ट्रस्ट फैक्टर और आपका वो ट्रस्ट को आउटकम में कैसे लेके आते हो। अगर मैंने आप पे ट्रस्ट रखा, सर ये मुझे बिजनेस चाहिए, मेरे फादर ने उस आदमी का 75 रुपए का ट्रस्ट तो जीत लिया, ठीक है, और उसके बाद उसको 35 रुपए लिए और उसका आउटकम क्या था? रेडियो रिपेयर किया शाम को जब चाहिए था उसको। आर यू गेटिंग मी? तो वो कैसे कनेक्ट को बिठाए उन्होंने, वो आपका ट्रांजैक्शन के ऊपर चला जाता है। तो प्रिंसिपल ये बोलता है कि भैया आप अपने जो भी ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस के अंदर बनता भी है उसमें आप इतनी ट्रांसपेरेंसी लेके आए, ऐसा उसको वैल्यू फॉर मनी दें या बियॉन्ड दैट दें, है ना। वैल्यू एडिशन भी कुछ कर सकते हैं तो करिए। हम एक हमारे अच्छे फ्रेंड थे, कम मोटिवेशनल स्पीकर, उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई थी। आपका कस्टमर की लाइफ में आपकी वजह से वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है? सही बात है। आपकी वजह से उनके लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रहा है तो लाइफ टाइम तक वो आपका कस्टमर बना रहेगा। तो वो कनेक्ट तो अपने आप ही बन जाता है। आपकी वजह से उनके लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हुआ क्या? आपने ऐसा क्या किया कि उनकी लाइफ में आपने वैल्यू एडिशन किया, तो वो कनेक्टिविटी बनी सॉलिड बैठती है सर। लेकिन बहुत बार वैल्यू डाउन हो जाती है सर, उसमें इंटेंशन उस टाइम पे मेकअप कैसे होता है? सर देखिए, क्या होता है, कुछ चीजें होती है जो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है ना। कभी आप किसी वजह से गलत हो गया हो तो आप उसको जाके बैठिए, उनके साथ बात करिए, उनको बताइए कि भैया ये हमसे गलती हुई है, हम ह्यूमंस हैं, इंसान है ना, हमसे ही गलतियां होनी है, हम काम कर रहे हैं इसीलिए तो गलतियां कर रहे हैं। तो आपको वहां जाके सच्चाई से बात करनी है। ऐसा कभी हुआ आपकी लाइफ में कुछ बड़ा इंसिडेंट हुआ हो, मतलब हमसे गलती हुई हो? हाँ, और फिर आपने उसको मेकअप किया हो और वो अभी तक बना हुआ हो? देखिए सर, मैं नाम तो नहीं नाम नहीं लीजिए, कोई बात नहीं। क्या होता है कि कभी मनी, जैसे हमारा आज का टॉपिक है ना, यही एक रीजन होता है जिससे कोई भी रिलेशनशिप या कहीं पे भी ये चीजें हो सकती है। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है जहाँ पे शायद आप कमिटमेंट पे खड़े नहीं रहते हो, है ना, या आप उस टाइम को शायद आप सिचुएशनली आप फेवर में नहीं रहते हो, आपकी फेवर में नहीं होती है, तो वो गलती होती है। जैसे आपका तो काम ही ऐसा है कि चीजें ऐसी हैं जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक से कभी कुछ भी खराब हो सकता है, लेकिन अब तो कोई फेथ करके लेता है फिर खराब हो जाता है, तो मतलब अब गालियां तो हमको ही खानी पड़ती है। ऐसा तो है। एक ब्रांड है वीडियोकॉन, मैं उसका पब्लिकली बोल सकता हूँ क्योंकि अब एनसीएलटी में गई है, बंद है। तो ब्रांड सर्विस नहीं दे पा रही थी कस्टमर को, ठीक है। हम कमिट कर रहे हैं सर कल बंदा आ जाएगा, परसों आ जाएगा, क्योंकि हमको सामने से मिलता था। तब कस्टमर का जो इरिटेशन होता है, तब हमें बैठ के कस्टमर से बात करती है कि सर देखो हमारा जो कमिटमेंट फेल हुआ है बिकॉज ऑफ वी आर ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड साइड। अनफॉर्चुनेटली ब्रांड हैज नॉट फुलफिल्ड देयर कमिटमेंट, बिकॉज उस वजह से हमारा ये हुआ है। हमें वो सच्चाई बतानी पड़ती है कस्टमर को। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट होते थे जहाँ पे मतलब लेकिन वहां पे हमें ट्रांसपेरेंसी से क्लियर करके बताना पड़ता है कस्टमर को कि सर ये दिस इज द सिचुएशन और यहाँ पे ये हुआ है, अब हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। तो ये इसके सिवाय एक तो आपने बता दिया नेटवर्किंग, एक बता दिया आपने मतलब एथिक्स, और तीसरा क्या है? देखिए हमारा नाम है ना नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स जी। नवीन का मतलब होता है ऑलवेज समथिंग न्यू। तो सर स्केल करने में सबसे बड़ा होता है नया क्या आप अपने अंदर लाते हैं, चाहे वो बिजनेस का अप्रोच हो,
चाहे बिजनेस का तरीका हो, चाहे वो बिजनेस के अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स को कितना नया कर सकते हो, और क्या आप अपने ओवरऑल जो भी आप डिलीवर कर रहे हो उसमें क्या नया कर रहे हो, टाइम के अकॉर्डिंग आप कितने उसमें ढल जाते हो, अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर कितनी है। आज का कस्टमर नया चाहता है, वो ऑनलाइन चाहता है ना, ऑनलाइन चाहता है, वो ये चाहता है कि मैं ईज ऑफ कन्वीनियंस हो, मैं घर पे बैठ के प्रोडक्ट बाय करूं। तो आपने वो क्या किया, सो स्केलिंग करने के लिए ये सारी चीजें होती है कि एक तो कस्टमर को समझना, जो अंडरस्टैंड करना, उसकी नीड को समझना, मार्केट को अंडरस्टैंड करना, किस दिशा में जा रहा है ट्रेंड, कौन से ब्रांड ज्यादा चल रहे हैं, कौन से प्राइसिंग पे प्रोडक्ट बिक रहा है, किस टाइप का कॉम्पिटिटर काम कर रहा है, किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, ये सारा का सारा इसके ऊपर एक बारीक नजर, मतलब आपकी जो फोकस है वो बहुत माइक्रो लेवल पे आपको देखना पड़ता है, तब जाके बिजनेस को स्केल किया जा सकता है। मतलब अब रेडियो से इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स से अब आप ऑनलाइन में आ गए हैं। जी 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 जी। तो हमारी जर्नी नवीन रेडियो सर्विस, नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी नवीनमार्ट.com। हाँ, तो वो मतलब जो आपने बोला कि इनोवेशन कंटिन्यूस, तो ये कब आपको मतलब ज़रूरत पड़ी या आइडिया आया कि भाई अब ये जो फिजिकली शोरूम में से बेचने के साथ में ये भी करना ही पड़ेगा? एक मेरा फ्रेंड है, वो बहुत बढ़िया बोलता है कि ठहरा हुआ पानी है ना, वो कैसा हो जाता है, उसमें कभी ना कभी है ना। तो हमें ना वो पानी से सीखते हैं कि पानी अगर एक जगह ठहर जाता है तो उसमें भी मच्छर कीड़े पड़ जाते हैं ना, तो बहता भला होता है। सो एज पर ये आपका जो क्वेश्चन है कि भाई क्यों जरूरत पड़ी, तो क्या होता है, हमेशा कोई भी ट्रेंड स्टेगनेंट हो जाता है, एक चीज रुकना नहीं है, हमें आगे किस तरीके से कस्टमर बाय करना चाह रहा है, किस तरीके से अपने बिजनेस को हम उस मुकाम पे, अगर मैंने 300 करोड़ का स्टेटमेंट दे दिया तो शायद हम ओलपाड में बैठ के 300 करोड़ का तो सोच भी नहीं सकते है ना। तो हमें तो बाहर निकलना ही था, तो हमें ना हमारा वो लक्ष्य दिखता है सर कि यार ये 300 करोड़ पे पहुंचना है हमें, तो 300 करोड़ पे पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, वो ट्रिगर करता है हमें कि क्या अपडेट होना चाहिए, वो ट्रिगर हमें यहाँ तक लेके आता है सर। पर ऐसा कुछ अनुभव हुए आपको क्या, मतलब शोरूम में बेचने में, कि भाई अब ये बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो अब ऑनलाइन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, क्या ऐसा लगा आपको? देखिए, हमारे केस में क्या सबसे बढ़िया बात है कि ना हम कनेक्ट बहुत अच्छे हैं, जैसे हमने बताया, तो हमारी कनेक्टिविटी कस्टमर से साथ बहुत स्ट्रांग है। तो कस्टमर से जब हम बात करते हैं या समझते हैं तो कस्टमर ही हमें बताता है कि भैया मेरा बेटा जो है वो तो ऑनलाइन सर्च कर रहा था, बट मैंने बोला यार हमें तो नवीन से लेना है क्योंकि हम इतने वर्षों से उनके साथ जुड़े। तब दिमाग में आता है यार ये तो आज ले रहे भाई साहब, कल उनका बेटा जब कमाना शुरू करेगा वो क्यों हमसे लेगा, इनकी लॉयल्टी मेरे साथ है, उसके बेटे की थोड़ी होगी, शायद ना भी हो, तो वो तो ऑनलाइन से बाय करे, ऑनलाइन से कहीं से तो बाय करेगा, तो व्हाई नॉट नवीन। सर वो कहीं ना कहीं से तो ऑनलाइन बाय करेगा ही, अगर मैं ऑनलाइन पे अवेलेबल नहीं रहूंगा तो दूसरी जगह से लेगा ना, अगर मैं रहूंगा तो हो सकता है मुझे पहला चांस दे। तो ये वाले इंसिडेंट बनते हैं ना जब हमें हमारे ही कस्टमर बताते हैं, क्योंकि सर सबसे बेस्ट हमने आज तक देखा है, हमने बहुत कुछ स्टडी कर लिया, बहुत सारे सेमिनार अटेंड कर लिए, बहुत सारी जगह जाके अब समझ में आ गया सबसे बेस्ट ट्रेनिंग, सबसे बेस्ट इंसाइट, सबसे बेस्ट फीडबैक वो कस्टमर ही देता है। सर आपने जो नेटवर्किंग की बात की, अब ये था कि आपका जो शोरूम है वहाँ पे लोग फिजिकली आते हैं, फिर आप उनसे कनेक्शन में भी रहते हैं, लेकिन जगह अगर आप जब एक ई प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, जैसे अपना एनमार्ट है, तो तब तो आप डायरेक्ट कनेक्शन में होने वाले नहीं, क्योंकि वहाँ तो लाखों लोग होंगे, तो वो उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे उस चीज को? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर आपका। जब हम नवीन मार्ट का फाउंडेशन या फॉर्मेशन कर रहे थे तो हमने ये सिर्फ एक रात को सपना आया या कल से कुछ नया करना है ये करके नहीं किया था, हमने इस पे 2 साल का मेहनत है, हमारा स्टडी है, रिसर्च है, बहुत सारे कस्टमर्स का हमने फीडबैक लिया। हमारे जैसे मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाता हूँ एज अ गेस्ट लेक्चर, तो वहाँ से स्टूडेंट आते हैं हमारे इंटर्न्स करने के लिए, यहाँ
ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं हमें, तो उन लोगों ने हमें एक स्टडी दिया कि व्हाई पीपल गो टू ऑनलाइन एंड व्हाई नॉट गो टू ऑनलाइन। जाते हैं ऑनलाइन, क्यों नहीं जाते हैं? और नहीं जाने के अंदर से कुछ रीजन ये थे कि वहाँ पर्सनल टच नहीं है, जो आपका मेन क्वेश्चन है। सर हमने देखा कि विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, जितने भी बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो ट्रांजेक्शनल बात करते हैं, मतलब डिस्काउंट बिग बिलियन डे, विद ड्यू रिस्पेक्ट रिगार्ड सब अच्छा है, लेकिन पर्सनल कनेक्ट कहाँ है वहां पे? ह्यूमन कहाँ बात करता है? वहां आप AVR बात करता है, AVR बात करता है, उसमें से कुछ देर के बाद बोलता है आई कुड नॉट गेट योर पॉइंट। भैया हमको ही नहीं समझे आप, तो मेरे प्रॉब्लम को क्या समझोगे? है वैलिड पॉइंट। हमने सोचा इसका सॉल्यूशन क्या। सो हम नवीन मार्ट के साथ साथ नवीन परिवार बिल्ड कर रहे हैं। ओके। सो नवीन परिवार का मतलब ये है कि आप जब नवीन के साथ जुड़ते हैं तो आप सिर्फ एक कस्टमर की तरह नहीं जुड़ते हैं। नाउ यू आर कमिंग बिकम अ नवीन परिवार के सदस्य बन रहे हैं। अच्छा। और वहां पे जब आप हमारे कस्टमर बनते हो तो वहाँ IVR नहीं बात करता है, आप जब बात करते हो तो ह्यूमन बात करता है, इंसान बात करता है। तो इंसान जब बात करता है ना, तो वो कनेक्ट बिठाने का ही एक जरिया है, वहीं से तो बैठना कनेक्ट बैठेगा। तो हम फिजिकल नहीं दे सकते, लेकिन डिजिटल के अंदर कैसे हम कनेक्टिविटी स्ट्रांग बिठा सके, उसके जरिए वो सारी चीजें बनाने की कोशिश करते हैं। नवीन परिवार एक हमारा इनिशिएटिव है, जो हमारे नवीन मार्ट से जितने भी कस्टमरों ने कोई भी प्रोडक्ट बाय की होगी ऑनलाइन से उनके लिए हम ये पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। वहां हम चाहेंगे कि हमारे कस्टमर के साथ और कैसे कनेक्ट बनाया जाए। मतलब तो क्या होता है, मतलब आप थोड़ा समझा सके? देखिए, आपने बोला कि फैमिली है, तो फैमिली के मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो रोज मिलते हैं या एक दूसरे को मदद करते हैं या खुश सुख दुख में साथ में होते हैं, तो वो क्या ऐसी चीज है जो दूसरे प्लेटफॉर्म से नहीं है? जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे ई कॉमर्स के, तो ये अलग कैसे है? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा वो बहुत सही है, क्योंकि ये पैन इंडिया जाता है, तो वहाँ फिजिकल मिलना तो इम्पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, लोग हमसे प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, तो उनको अपने प्रोडक्ट की बेस्ट सर्विस चाहिए। सबसे पहले तो उनको एक अश्योरेंस चाहिए, उनको एक ऐसा चाहिए कि जहां पे अगर वो कोई प्रोडक्ट के बारे में समझना भी हो। देखिए, आज ज्यादातर ई कॉमर्स से लोग बाय करके आते हैं ना, जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, माइक्रोवेव ओवन। आप मैडम को बोलिए माइक्रोवेव ऑनलाइन बाय करें। ऑनलाइन बाय कैसे करेंगे? जब तक वो माइक्रोवेव का आएगा आपके घर में, वो डेमो कौन करेगा, उसका लाइव बना के कौन दिखाएगा आपको? आर यू गेटिंग मी? तो क्या ऐसा करेंगे हम लोग, डिजिटली उसके लिए शोज रखते हैं, डिजिटल उनके लिए सेशंस रखते हैं। अच्छा। जूम पे, गूगल मीट पे। अच्छा। आर यू गेटिंग मी? यानी कोई चीज खरीद रहा है, फिर वो घर तक पहुंचती है, फिर आप उसको जूम से गाइड करते हैं उनको। ऐसे प्रोडक्ट जो जिनकी बहुत नीड है, वो वीडियो कॉल पे हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा। उनको कोई चीज चाहिए तो वीडियो कॉल से भी हम उनको कनेक्ट करके सारी चीजें को गाइडेंस देते हैं। तो सर, क्योंकि मैं जम्मू में बैठे हुए कस्टमर को फिजिकली तो जा नहीं सकता, लेकिन टेक्नोलॉजी तो है ना, जिससे तो मैं कनेक्ट बिठा सकता हूँ। अगर वो नवीन परिवार का सभ्य है, मैं उससे कोई मेंबरशिप फी नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज उसने बाय किया है, तो ही इज द ऑटोमेटिकली पार्ट ऑफ नवीन परिवार। उसको सिर्फ वहां रजिस्टर करना है, लेकिन उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी सर्विसेज मिलेगी जो किसी और ई कॉमर्स पे नहीं मिल रही है। लेट से एग्जांपल, उसने हमसे टीवी खरीदा, बट जब तक नवीन मार्ट नहीं था तो उसने AC कहीं और से खरीदा था। अब वो प्लेटफॉर्म उसको सर्विस नहीं दे रहा है, या वहां पे वो कनेक्ट नहीं बिठा पा रहा है, कोई उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, बिकॉज ही इज नवीन परिवार मेंबर। तो वो हमारे नवीन केयर के कस्टमर केयर पे कंप्लेंट लिखाएगा, उसको प्रायोरिटी मिलेगी सर्विस की, भले उसने कहीं और से खरीदा है। अच्छा सर, हमारा परिवार मेंबर है। जैसे आपने कहा सुख दुख, तो यहाँ दुख तो प्रोडक्ट ही है। कस्टमर का सबसे बड़ा पेन, जब उसने प्रोडक्ट खरीदी, सर्विस नहीं मिला, इससे बड़ा दुखी कोई है ही नहीं। कोई नहीं है। तो वो सारी चीजें जो है हम नवीन परिवार के अंदर हम एक चीज लेने गए थे बहुत बड़ा स्टोर में, खरीदने के बाद तुरंत ही उसको यूज कर रहे थे वहीं पे, और मैंने बोला ये तो चल नहीं रहा। बोले आपको हमारे सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा। मैंने बोला अभी तो खरीदा है, तो बोले नहीं हम नहीं करेंगे। तो बोला ये तो कैसे होता है? मतलब ऐसा है कि
आफ्टर सेल सर्विस ई कॉमर्स में बहुत प्रॉब्लम है, तो आपने उसका सॉल्यूशन जी सर, तो हमारी मेन यूएसपी जो है अभी कहाँ बेच रहे हैं इंडिया सर में? पैन इंडिया हमारा जम्मू से भी बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमारे साउथ से बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास, इवन हमें ईस्ट से ऑर्डर आ रहे हैं। अच्छा सर मैं मतलब मुझे एक सरप्राइज हुआ, साउथ के कस्टमर ने 2,93,000 रुपए का टीवी ऑनलाइन ऑर्डर किया। अच्छा, ये सारे के सारे मिथ टूट रहे हैं कि बड़ी महंगी प्रोडक्ट ऑनलाइन से नहीं बिकती है। अच्छा, आर यू गेटिंग मी? मतलब 2,93,000 इज अ बिग अमाउंट बाय करना। तब मुझे लगा यार अपन कोई अमिताभ बच्चन थोड़ी है, साला हमसे क्यों बाय करेगा 3 लाख का टीवी। हमें सूरत में लोग जानते हैं लेकिन बेंगलोर में थोड़ी जानता है कोई मुझे। तो क्या ऐसा चीज था, कौन सी चीज फैक्टर थी? मैंने वो पर्सनली एज अ फाउंडर मैंने कस्टमर से बात की, सर आपको ऐसा क्या दिखा हमारे अंदर जो आपने हमसे इतना महंगा टीवी बाय किया हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से? तो उसने देखा सर हम ना आपके गूगल रेटिंग देखे, हमने आपकी गूगल प्रेजेंस देखी, हमने आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खंगाल लिया, तब जाके लगा कि नहीं सर आपकी जो प्लेटफॉर्म है या आपकी जो ब्रांड है वेरी ट्रस्टेड ब्रांड। सो ये ट्रस्ट जो मैंने बताया था वो हमने अर्न किया है। तो वहाँ डिजिटल भी हम लोग आज इतने फेमस है, ट्रस्ट है लोगों को, तभी रिव्यूज अच्छे डालते हैं हमारे लिए। आज देखेंगे तो हमारा रेटिंग वन ऑफ द बेस्ट रेटिंग है सूरत के अंदर, इसी सिटी के अंदर। किसी भी कॉम्पिटिटर का आप रेटिंग उठाओ और हमारा रेटिंग देख लो, वन ऑफ द बेस्ट रेटिंग है। तो ये जो आपने ट्रस्ट की बात की, इसमें क्या ट्रस्ट तो दूसरे लोग आपके ऊपर करते हैं, ठीक है? अब आप ऐसा कुछ करते हैं कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते, आपके अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें। तो आप क्या मानते हैं, आपके अंदर ऐसा क्या है कि आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं? देखिए सर, जैसे मैंने बताया था, एक होता है आदमी नेचुरल होता है, एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, आज हर एक आदमी समझदार है। अगर मैं कोई भी आर्टिफिशियल बात करूंगा तो चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो कोई भी हो, तुरंत पकड़ में आ जाता है। हमारे यहाँ से कोई भी चीज होती है वो नेचुरल होती है, हम कोई भी चीज आर्टिफिशियल बात ही नहीं करते। दूसरा, अगर हमने कोई कमिट किया है तो हम पूरी कोशिश रहती है उस कमिटमेंट को फुलफिल करें। तीसरा, जैसे हमने आपको बताया, कोई और प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा ई कॉमर्स के अंदर, ऐसा कोई शायद सोच भी नहीं रहा होगा, या सोच रहा होगा तो फिजिबल पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए, वो हम कर रहे हैं, इसीलिए लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो ट्रस्ट तो मेरे को आज भी मैं इस बात पे आपसे बताऊंगा कि ट्रस्ट को ना अर्न करना पड़ता है, जैसे पैसे अर्न करते हैं वैसे ट्रस्ट को अर्न करना पड़ता है। लेकिन मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, एक आदमी के अंदर ऐसा कुछ होता है कि लोगों को उसके अंदर ट्रस्ट आ जाता है, और दूसरा ये भी होता है कि वो उस आदमी की सोच, उस आदमी को, और वो सब अपने आप को अच्छा बनाए रखने के लिए कुछ करना पड़ता है हमको। क्योंकि आप उस ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे हर जगह चीटिंग है, वो बस सब कुछ है, लोग बेच देते हैं फिर नहीं। तो आप क्या करते हैं ऐसा कि आप मतलब आप अपने अंदर खुद को रिच करने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि ये बनाए रखना बहुत मुश्किल काम होता है जहाँ पे पैसा आ रहा हो। देखिए ये इसके पीछे ना स्पिरिचुअल बहुत बड़ा एक एंगल होता है कि जब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं वो अलमाइटी डिवाइन के साथ, तो आप हमेशा नेचुरल रहते हो। तो स्पिरिचुअल होने का सबसे बड़ा, मैं रिलीजियस तो ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूँ कि स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी होता है, जहाँ से आपको वो एक हमेशा आपके अंदर एक प्रेरणा रहती है कि आप कोई भी चीज करो ट्रांसपेरेंसी से करो, क्लियर करो, है ना। आप किसी भी रिलीजियस बुक से उठा लो, मैं बहुत इंस्पायर हूँ रामचरितमानस के उस ग्रंथ से, तो वहां से देखते हैं कि हम प्रभु श्री राम से इतना कुछ सीखते हैं। तो क्या ऐसी चीजें थी उनके अंदर, ऐसी क्या क्वालिटी थी कि जब निकले थे तो राजा राम थे, है ना, और आए तो भगवान श्री राम बन के आए थे, राइट। तो क्या ऐसी उन्होंने चीजें की थी इस 14 साल के अंदर, है ना, कि वो भगवान बन के आए थे। गए थे तो राजा एक इंसान थे, आए तो भगवान बन के आए थे। तो क्या ऐसा किया था उन्होंने? तो हम अपने बिजनेस में, हम ठीक है बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं जाते, बिजनेस के अंदर ऐसा क्या कर सकते हैं कि जब हम 300 करोड़ पे भी पहुंचे हैं तो भी लोग हमें उसी नजर से देखें।
वरना क्या होता है, जब बहुत बड़ी ब्रांड बन जाती है तो लोग उसके बारे में ना एक अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन हम वो नहीं चाहते। हम चाहते 3,000 करोड़ की कंपनी भी बन जाए तो लोगों की नजर में हम वही रहे, वही ट्रस्ट, वही विश्वास बना रहे हमारे ऊपर। ऐसा वो नेचुरलिटी है। एक आपने शायद इंसिडेंट मुझे बताया था कि प्लेन में कुछ ऐसा कुछ हुआ था जहाँ पे अब मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था आपको। आज से अगर मैं बात करूं तो करीब 15-17 साल पहले की बात है। मेरी बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन है हांगकांग, जहाँ मैं अक्सर जाता था एग्जीबिशंस के लिए। तो मुंबई से फ्लाइट चली थी और वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस थी, कैथे पैसिफिक। मुझे आज भी वो स्पेसिफिक याद है। जून जुलाई का महीना था और मौसम बारिश थी, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी मुंबई में। लेकिन मुंबई से टेक ऑफ राइट टाइम पे फ्लाइट गई थी। बट जैसे ही वो फ्लाइट इंडिया से थोड़ी सी मतलब साउथ से होके आगे जा रही थी, आगे हैदराबाद और ऊपर से जा रही थी, और जैसे ही अरेबियन सीज की तरफ से वो निकल रही थी, सडनली एक बहुत बड़ा टर्बुलेंस जैसा हुआ, बिजली कड़क रही थी। और पूरी की पूरी जो फ्लाइट थी जिसमें मैं भी बैठा था, वो सब लोग एकदम से सडनली सबको ऐसा होता है कि क्या हो गया, मतलब सब लोग ऐसे करने लग गए, कोई भगवान को याद करता है। मेरे को भी लगा कि यार अब पता नहीं लाइफ है ना कहाँ हो सकता है, क्या होगा आगे, मतलब सुन्न हो गया था। और बहुत लंबा टर्बुलेंस था, करीब 1.5-2-2.5 मिनट का था, इतना लंबा था। तो बहुत देर तक जो एयरक्राफ्ट था वो ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा था। और 2.5-3 मिनट के बाद जब एयरक्राफ्ट थोड़ा सा स्टेबल हुआ, तब ऐसा लगा, फील हुआ कि शायद कुदरत ने हमें सेकंड बर्थ दिया हो, एक लाइफ। क्योंकि तब तो वो 2-2.5 मिनट तो ऐसा ही था कि अब शायद गए अपन। लेकिन वो 2.5-3 मिनट के बाद की जो स्टेबल हुए और जब मैं लैंड किया, आप नहीं बिलीव करोगे सर, वो पूरी रात में सो नहीं पाया था जब पहली बार हांगकांग गया। हो सकता है डेस्टिनी ना आपको कोई मैसेज देना चाहती थी, है ना, आपको कुछ ऐसा मैसेज देना चाहती थी कि जो, क्योंकि ऐसे बोलते हैं भगवान खुद तो नहीं आते, किसी न किसी तरीके से आपको कोई ना कोई मैसेज जरूर भेजते हैं। तो एक ये मैसेज हो सकता है कि आपकी लाइफ शायद दूसरा बर्थ मिला है आपको, तो अब आपको वो काम करने हैं जो शायद आपने कभी सोचे भी नहीं थे। मतलब पैसा तो एक अच्छी पोजीशन थी तब भी, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी भी। लेकिन पैसे से ऊपर हम क्या कर सकते हैं? ऐसी तो कौन सी चीजें होती है ना। मकसद शायद पता नहीं था, उस इंसिडेंट ने जीवन का मकसद सिखा दिया था कि सिर्फ अपने लिए तो क्या होता है कि जानवर भी जीते हैं, अपने लिए तो शायद जानवर भी जीते हैं। हमें कुदरत ने भेजा है तो इसके पीछे पर्पस होगा, कुछ ऐसा पर्पस होगा जो शायद हमें ध्यान में नहीं था। वो ऐसा भी हो सकता है, अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं जियो, अब आप लोगों के जीवन में क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हो। आपकी वजह से लोगों के जीवन में अगर कोई परिवर्तन आ सकता है क्या? आप, और कोविड के टाइम में क्या था, जब बैठे थे तो और ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए थे, आपको और समझ में आया था। तब और एक चीज स्ट्राइक हुई थी, ये कोविड से पहले इंसिडेंट था, तो बाद में कोविड आया तो लॉकडाउन में बैठे बैठे तब समझ में आया कि क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे बहुत सारे लोगों के जीवन में आप परिवर्तन ला सकते हो। तो कैसे ला सकते हैं? उनके जीवन में क्या ऐसा आप कर सकते हैं ताकि वो भी अपने लिए कुछ ऐसी हेल्दी जीवन जिए। देखिए सब दो तरीके से होता है, एक आदमी जीता है अपनी जरूरतों के हिसाब से, एक आदमी जीता है अपनी ख्वाहिशों के हिसाब से, है ना। जरूरतों के हिसाब से ऐसी थी कि यहाँ तक आने के लिए मुझे कार चाहिए थी, होंडा अमेज है वो लेके आई। ख्वाहिश है कि मैं रेंज रोवर वॉक में ही आऊं 6 करोड़ की गाड़ी में, ये मेरी ख्वाहिश है। अभी जरूरतों के हिसाब से जिंदगी जीता है आदमी, और वॉक में आता तो शायद मेरी ख्वाहिश के हिसाब से आता। तो चाहत जो है वो ख्वाहिशों को कैसे पूरा किया जाए, तो वो क्या किया जाए जिससे आदमी अपनी ख्वाहिशें पूरी करे, राइट। ये चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, और लोगों को भी कैसे हम वो इंस्पायर कर सके, हमारी वजह से वो ऐसे इंस्पायर हों कि वो भी अपनी जिंदगी अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं, ख्वाहिशों के हिसाब से जिए। तो ऐसा भी आप कुछ कर रहे हैं, आपने बहुत बड़ा ग्रुप बनाया है जो जी हाँ सर, हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रोथ सर्कल। क्योंकि ग्रोथ हम सबका फंडामेंटल राइट है। अगर आपको अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है तो ग्रो करना ही पड़ेगा, वरना आप वहीं थे वहां नहीं कर सकते। तो एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पे
हम लोगों को ये गाइड कर रहे हैं कि जहां आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कंफर्ट जोन है सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग, आदमी एक ही अर्निंग कर रहा है। हमने देखा बहुत सारी जगहों पे स्टडी किया, सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है। आप जितने मिलेनियर बिलेनियर दुनिया के सारे लोगों को उठा के देखो, दे आर इनटू मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, दे आर नॉट इनटू सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग। हमारे देश के जितने बड़े बिलेनियर आप उठा के देख लो, चाहे अदानी साहब हो, अंबानी साहब हो, ये तो बहुत बड़े नाम है, लेकिन सूरत के 10-15 नाम ले लोगे, दे आर नॉट इनटू सिंगल चीजें, एक ही काम नहीं कर रहे हैं। उनकी पैसिव इनकम भी कहीं ना कहीं से आ रही है। उन्होंने 4-5 अलग अलग डाइवर्स बिजनेस कर रखे हैं। भाई साहब वो अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी, एक कॉमन मैन, एक मध्यम वर्ग का आदमी जो 6 बजे के बाद फ्री हो जाता है, उसके पास क्या चॉइस है? जाके गप्पे मारेगा, सोशल मीडिया पे रील देखेगा? क्या ये टाइम जो वो वेस्ट कर रहा है उसको इन्वेस्ट कर सकता है? इन्वेस्ट करके अर्न कर सकता है। हम लोग उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो शायद इसकी अहमियत को नहीं जानते। जो जान गए वो तो बिलियनियर बन गए, जो नहीं जान रहे वो बेचारे आज भी। तो हम उन लोगों को गाइड कर रहे हैं जिनको ये अहमियत पता हो कि भाई आप जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस टाइम को अगर कहीं ऐसी जगह पे एक्टिविटी करो। कई ऐसे काम है सर, अब तो टेक्नोलॉजिकली आप पार्ट टाइम में बैठ के बहुत सारे काम कर सकते हो। हमें बहुत सारे टेक कंपनीज के सीईओज को, फाउंडर्स को एज अ मेंटर जाता हूं तो वहां देखते गिग इकोनॉमी आजकल बहुत फेमस है ना। वो फ्रीलांसर्स आजकल डिजिटल मीडिया में भी चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। वो जॉब करने के बाद फ्रीलांसिंग भी कर सकता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो राइट्स के कर रहे हैं, वो भी पैसे एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो वो एक्स्ट्रा इनकम जो है ना सर, वो बहुत मीठी लगती है। और वो आप इन्वेस्ट करना शुरू करो। तो ये सब आप फ्री ट्रेनिंग देते हैं पूरी? कोई पैसा नहीं लेते सर। अच्छा, और किस किस चीज की ट्रेनिंग देते हैं? पैसे कमाने की ट्रेनिंग देते हैं। नहीं मतलब क्या क्या किस तरह का? कैसे आप पहले तो टाइम को कैसे मैनेज करें। आपके पास जो कितना टाइम है आपके अंदर, है ना। हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें ना अगर आप मेरे उस 25 क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे ना, तो मैं बताऊंगा सर आप कौन सी जगह कौन से टाइम को आप वेस्ट कर रहे हो। आपके अंदर कौन सी ऐसी स्किल है ना, वो स्किल को अगर आप यूज करोगे तो आप जहाँ आदमी 80-20 का प्रिंसिपल है, ठीक है। मैं छोटा था ना सर, मैं जाना चाहता था मिलिट्री में, आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन बिलोंग्स टू सिंधी फैमिली, बिजनेस फैमिली, मैं नहीं जा पाया, ठीक है। लेकिन आज 55 की एज, 54 की एज में अगर मुझे गवर्नमेंट अलाउ करे और बॉर्डर पे मेरी जरूरत पड़े तो मैं आज भी गन उठा के 10-12 को तो उड़ा दूं सामने वालों को। क्योंकि वो क्या मेरी अंदर की ख्वाहिश थी, आप समझे। वो मेरी चाहत थी कि मैं ये करूं, तो आदमी वो नहीं कर पाया। तो बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसी आर्ट होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, क्योंकि वो टाइम पे वो फील्ड में नहीं जा पाते किसी भी रीजन से, हम वो जगाते हैं उनके अंदर से। और सर क्या अब फ्यूचर क्या आपको और क्या प्लान है सारे? जैसे नवीन मार्ट है या ग्रोथ सर्कल है, ये दोनों तो आपने किए। नवीन फिन सॉल्यूशन ला रहे हैं सर हम। क्या है वो सर? नवीन फिन सॉल्यूशन, हमारे घर में नए मेहमान, नए मेंबर आए। हमारे आशुतोष मेरे बेटे की वाइफ है, जिसका नाम अनमोल है, वो नया वेंचर कर रही है नवीन फिन सॉल्यूशन, जिसमें इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस का काम कर रहे हैं। उसमें भी हम बहुत सारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को सिखा रहे हैं कि एक्चुअल पैसा, क्योंकि शी इज कमिंग फ्रॉम सम, उन्होंने बहुत सारे ट्रेनिंग्स लिए हैं और शी इज मास्टर इनटू मनी साइकोलॉजी। तो उसको पैसे का एक अलग ही समझ है। तो हम लोग उसमें भी ट्रेनिंग्स ला रहे हैं कि कैसे पैसा बढ़ाया जा सकता है। तो वी आर नाउ कमिंग विद नवीन फिन सॉल्यूशन। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए पहले से ही आपको दे देता हूँ कि क्योंकि आपके जो भी वेंचर्स हैं, जो भी शुरू किए आपने वेल थॉट करके और अच्छी तरह उसको एग्जीक्यूट भी किया है, जैसे आपके शोरूम्स चलते हैं। तो धन्यवाद सर। पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं नवीन फिन सॉल्यूशन का अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। अभी तक हमने किया नहीं है सर, तो ये मेरे लिए भी प्रिविलेज है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि हम लोग नवीन फिन सॉल्यूशन लॉन्च कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।